Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 18 January 2023. Let's begin today's MCQ session for nursing recruitment exam. First question is, in case of multiple delivery, which action is not appropriate after the birth of first baby? अगर किसी वुमेन में मल्टीपल बेबीज हैं और उनकी डिलीवरी के दौरान पहले बच्चे की बर्थ होने पर कौन सा एक्शन लेना सही नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए, मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी, कॉर्ड क्लैंपिंग। ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन डी, एपिसियोटॉमी। The right answer is option A, मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन। मेथार्जिन ड्रग बच्चे की डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा को डिलीवर कराने और ब्लीडिंग को रोकने के लिए दी जाने वाली मेडिसिन है। अगर आपने इस मेडिसिन को ट्विन या ट्रिपलेट्स के केस के अंदर एक बच्चे की डिलीवरी होने के बाद एडमिनिस्टर किया तो ये एक्शन एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। हमेशा मेथार्जिन बच्चे की डिलीवरी होने के बाद दी जाती है। यहाँ पर एक बच्चा अभी भी अंदर है तो हम इस मेडिसिन को इस समय एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। मेथार्जिन ड्रग के बारे में आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मेथार्जिन जो वर्ड है ये इसका ब्रांड नेम है, जबकि इसके अंदर साल्ट होता है मेथाइलिन एर्गोमेट्रिन। नोट कर लीजिएगा, मेथाइलेगोमेट्रिन। मेथाइल एर्गोमेट्रिन ये साल्ट होता है। कई बार इसे मेथाइल एर्गोनोवाइन के नाम से भी पूछ लिया जाता है। ये नाम याद रखिएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट है बट इट इज एज इट इज मेथाइल एर्गोमेट्रिन, मेथाइल एर्गोनोवाइन और ब्रांड नेम है मेथार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, breathlessness on lying down is termed as। अगर कोई व्यक्ति लाइंग डाउन पोजीशन में सांस ना ले पाए, नीचे लेटने पर सांस ना ले पाए, तो ये किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? क्या ये टैकीकार्डिया है, साइनोसिस है, ऑर्थोपनिया है, डिस्पनिया है? लाइंग डाउन पोजीशन में ब्रीथलेस हो जाना, सांस ना ले पाना। यस, इट इज ऑप्शन सी, ऑर्थोपनिया। इस कंडीशन को हम ऑर्थोपनिया के नाम से जानते हैं। रिमेनिंग टर्म्स की यदि बात की जाए तो टैकीकार्डिया शब्द का मतलब होता है हार्ट बीट्स का हार्ट बीट्स का 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाना। साइनोसिस का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण स्किन का नीला पड़ जाना, ब्लूइश डिस्कलरेशन। Due to oxygen's deficiency, discoloration of skin is known as cyanosis. डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, डिस्पनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following parameters is monitored during heparin therapy? अगर किसी क्लाइंट को एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस हिपेरिन दिया जा रहा हो तो उसमें कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? पीटी, एपीटीटी, सीटी, बीटी? प्रीवियस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। The right answer is option 2, APTT। अगर किसी क्लाइंट को आप हिपेरिन थेरेपी दे रहे हैं तो उसके अंदर आप APTT टेस्ट करवाते हैं। APTT टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। आप चाहें तो नोट कर लें इसे, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये हिपेरिन का है। यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामीन सल्फेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अपकमिंग एग्जाम्स में ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि अगर किसी क्लाइंट को वॉरफेरिन थेरेपी चल रही है, वॉरफेरिन ड्रग जो है ओरल रूट से दिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, इसे हम काउमेडिन के नाम से भी जानते हैं। जब वॉरफेरिन पेशेंट को दिया जा रहा होता है तो उस दौरान हम पीटीआईएनआर टेस्ट करवाते हैं। पीटीआईएनआर टेस्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। नोट कर लीजिएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। ये टेस्ट यहां पर करवाया जाता है। और अगर वॉरफेरिन के एंटीडोट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं विटामिन के को हम वॉरफेरिन के एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज। किसी भी पेल्विक आउटलेट का शॉर्टेस्ट डायमीटर कौन सा होता है? ऑब्लिक, बाइस्पाइनस, इंटरट्यूबरेंस, एंटेरोपोस्टीरियर? पेल्विक आउटलेट का शॉर्टेस्ट डायमीटर यानी सबसे छोटा डायमीटर कौन सा होता है? यहां पर हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाई स्पाइनस। ये क्या है इसके बारे में नोट कर सकते हैं आप। आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि पेल्विक आउटलेट का शॉर्टेस्ट डायमीटर होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, और ये होता है 10.5 सेंटीमीटर्स का। राइट। अब ट्रांसवर्स डायमीटर होता क्या है? दो इस्चियल स्पाइन के बीच का स्पेस, बिटवीन टू इस्चियल स्पाइन स्पेस। दो इस्चियल स्पाइन के बीच का जो स्पेस है वो ट्रांसवर्स डायमीटर कहा जाता है। और यहां पर क्या लिखा है? बाई स्पाइनस डायमीटर। दो स्पाइंस के बीच का डायमीटर
होपफुली अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। किसी भी पेल्विक आउटलेट का सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर है ट्रांसवर्स डायमीटर। इसे बाई स्पाइनस डायमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो ischial स्पाइंस के बीच का स्पेस होता है और इसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, child starts speaking monosyllables at what age? कितनी उम्र का बच्चा मोनोसिलेब वर्ड बोल सकता है? मोनोसिलेब वर्ड्स का मतलब होता है जैसे कि माँ, पा आदि। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 months। 6 महीने का बच्चा मोनोसिलेब वर्ड्स बोल सकता है जैसे कि माँ, पा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ sedative and hypnotics in older person leads to। अगर लंबे समय तक ओल्ड एज पर्सन सिडेटिव और हिप्नोटिक्स जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो उनमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? हेडेक्स एंड नोजिया, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस। The right answer is option D, sleep disturbance। अगर कोई भी पर्सन लंबे समय तक सिडेटिव और हिप्नोटिक्स जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करता है तो उसे स्लीप डिस्टरबेंस हो सकता है, स्लीप डिस्ट्रप्शन हो सकता है, यानी कि उसे नींद न आने जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on assessment of a newborn being admitted to nursery ward, the nurse palpate the anterior fontanel and note that it feels soft and sunken. The nurse determined that this finding indicate which condition? अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के एंटीरियर फंटैनल को असेस करने पर आप इसे सॉफ्ट पाएं, सनकन पाएं यानी दबा हुआ पाएं, तो इसके बिहाफ पर इस बच्चे में कौन सी कंडीशन होना मानेंगे? एक बार थोड़ा और ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये किसी न्यूबॉर्न बेबी का हेड पार्ट है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड पर इस तरह से डायमंड शेप स्ट्रक्चर वाला एंटीरियर फंटैनल होता है और पोस्टीरियर साइड में ट्रायंगुलर शेप पोस्टीरियर फंटैनल होता है। अब आप इस वाले फंटैनल का असेसमेंट कर रहे हैं और सर में मौजूद ये फंटैनल नीचे दबा हुआ है यानी कि सनकन है और सॉफ्ट है, तो इस बिहाफ पर इस बच्चे में कौन सी फाइंडिंग होना मानेंगे आप? ऑप्शन 1, डिहाइड्रेशन। ऑप्शन 2, इट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। ऑप्शन 3, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ऑप्शन 4, डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। The right answer is option 1, dehydration। कभी भी बच्चे के सिर में मौजूद फंटैनल्स जो कि बोन्स के आपस में जुड़ने वाली जगह के बीच का खाली स्थान होता है, वो अगर दबा हुआ, धसा हुआ, सनकन और सॉफ्ट दिखाई दे
तो इसका मतलब है कि बच्चे में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो चुका है। और अगर ये फंटैनल फ्लैट हो यानी नॉर्मल हो तो इसका मतलब है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये फंटैनल नॉर्मल की बजाय उभरा हुआ हो, बल्जिंग हो, फूला हुआ हो, तो इसका मतलब है बच्चे में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ चुका है। न्यूबॉर्न बेबीज में इस तरह से असेसमेंट करके हम इस डिहाइड्रेशन और आईसीपी इंक्रीज के डायग्नोसिस को पता कर सकते हैं। बच्चों में जो ये एंटीरियर फंटैनल होता है वो 1.5 ईयर्स पर जाकर ओसिफाइड होता है यानी क्लोज होता है, और पोस्टीरियर फंटैनल जो कि ट्रायंगुलर शेप है ये 1.5 मंथ की एज पर ओसिफाइड हो जाता है यानी क्लोज हो जाता है। और एंटीरियर फंटैनल ये डायमंड शेप की स्ट्रक्चर है। इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई, वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर्स होती है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ नियोनेट, a nurse prepares to administer the medication in which muscle site? किसी न्यूबॉर्न बेबी में ब्लीडिंग ना हो इस चीज को रोकने के लिए विटामिन के इंजेक्शन लगाया जाता है। आपको बताना है कि विटामिन के न्यूबॉर्न बेबीज में किस मसल के अंदर लगाया जाता है। डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, वेस्टस लैटरलिस, बाइसेप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, न्यूबॉर्न बेबीज में जो थाइस के मसल होते हैं जिन्हें आप वेस्टस लैटरलिस के नाम से जानते हैं, वही एकमात्र डेवलप्ड मसल्स होते हैं, और इसी वजह से यहीं पर आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज की जो थाइस होती हैं, जांग होती है, वहां पर वेस्टस लैटरलिस मसल्स पाए जाते हैं, और जन्म के समय यही मैच्योर मसल्स होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेन फंक्शन ऑफ डिजिटैलिस ड्रग इज? डिजिटैलिस ग्रुप की मेडिसिन, जिसे कि आप डिगॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, उसे देने पर मेन उनका क्या फंक्शन होता है ये आपको बताना है। इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, prevent cardiac overload, maintain circulation. The right answer is option A. डिजिटैलिस ग्रुप की मेडिसिन जब भी पेशेंट को दी जाती है तो उसमें मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि पर्सन को यदि हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन है और आपने डिगॉक्सिन मेडिसिन दी तो उसके हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाएगी। वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। डिजिटैलिस ग्रुप की मेडिसिन स्पेशली डिगॉक्सिन हमेशा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ हार्ट रेट को कम करती है। इसलिए अडल्ट पर्सन के अंदर 60 बीट्स पर मिनट से कम हार्ट रेट होने पर कभी भी इस ग्रुप की मेडिसिन ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन डायमेंशन ऑफ हेल्थ का उदाहरण नहीं है? फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, एनवायरमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एनवायरमेंट।
हेल्थ के आयामों में एनवायरनमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता। WHO की यदि बात की जाए तो WHO द्वारा फिजिकल, मेंटल और सोशल, इन तीनों को डायमेंशन ऑफ हेल्थ के तहत इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अदर की बात की जाए तो इसमें हम स्पिरिचुअल, जो कि यहाँ दिया गया है, इसके बाद इमोशनल और ऑक्यूपेशनल, इन सभी को हेल्थ के डायमेंशंस में इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, हेल्थ के डायमेंशंस की यदि बात की जाए तो उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये तीन तो WHO द्वारा माने जाते हैं। अदर की बात की जाए तो इसमें स्पिरिचुअल, इमोशनल और ऑक्यूपेशनल, ये सभी भी इंक्लूड किए जाते हैं। कुल मिला के डायमेंशंस आर 6 in number. Next question. The physician has ordered an intravenous infusion of pitocin for the induction of labor. When caring for the obstetric client receiving intravenous pitocin, the nurse should monitor for. आप हॉस्पिटल में ड्यूटी पर हैं और आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जिसमें लेबर होने वाला है। लेबर प्रोसेस को शुरू करवाने के लिए इसे इंट्रावेनस रूट से पिटोसिन ड्रग दी जा रही है। पिटोसिन का मतलब है ऑक्सीटॉक्सिन मेडिसिन। अब इस ऑक्सीटॉक्सिन देने के दौरान आप पेशेंट में किस फाइंडिंग का असेसमेंट लगातार करते रहेंगे? ऑप्शन ए मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया, बी फीटल ब्रेडिकार्डिया, सी मैटरनल हाइपररिफ्लेक्सिया, डी फीटल मूवमेंट। ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप अगर किसी पर्सन को चल रही है तो आपको किस चीज का असेसमेंट करना सबसे जरूरी है? द राइट आंसर इज फीटल ब्रेडिकार्डिया। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का काम होता है डिलीवरी के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाना ताकि बच्चा डिलीवर हो सके, और कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान कहीं डिसेलरेशन कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही और इसकी वजह से फीटल ब्रेडिकार्डिया कंडीशन तो नहीं हो रही। इस चीज का हमें रेगुलर असेसमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। asymmetric tonic neck reflex disappears at। आपको बताना है कि asymmetric tonic neck reflex किस एज पर आकर डिसअपियर हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 to 6 months, 7 to 8 months, 9 months, 10 months। The right answer is ऑप्शन ए 5 to 6 months। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये असिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कंडीशन होती क्या है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, न्यूबॉर्न बेबी को, जब आप इस बच्चे के चीक एरिया पर टच करते हैं तो ये अपनी गर्दन को जिस तरफ टच किया गया है उस तरफ मोड़ लेता है, और जैसे ही ये अपनी नेक को उस तरफ टर्न करेगा तो उसका जो उस तरफ का जो एक्सट्रीमिटी है वो एक्सटेंड हो जाएगा, यानी उसका जो हाथ है वो खुल जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, और जो दूसरी तरफ वाला हाथ है, दूसरे साइड की अपर एक्सट्रीमिटी है, वो फ्लेक्स्ड हो जाएगी यानी फोल्ड हो जाएगी। तो अब आप इस बच्चे को देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस बच्चे ने गर्दन को इस तरफ मोड़ा, हाथ को एक्सटेंड कर दिया और दूसरे साइड के हाथ को फ्लेक्स कर दिया यानी फोल्ड कर लिया, मोड़ लिया,
और पैर को भी मोड़ लिया। तो ये जो रिफ्लेक्स है इसे ही आप असिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। जब भी बच्चा जिस तरफ देखने के लिए गर्दन घुमाएगा उस तरफ की जो एक्सट्रीमिटी है, हाथ पांव है, वो फैला लेगा, खोल लेगा, एक्सटेंड कर लेगा और दूसरी तरफ के जो एक्सट्रीमिटीज हैं उन्हें फोल्ड कर लेगा, फ्लेक्स कर लेगा। ये रिफ्लेक्स जो है असिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कहलाता है। अब इस बच्चे को आप अगर इस तरफ गर्दन करवा देंगे तो ये इस साइड के हाथ और पैरों को एक्सटेंड कर लेगा और दूसरे साइड की जो एक्सट्रीमिटी है उन्हें फोल्ड कर लेगा। ये चीज जो है असिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है। एग्जैक्टली यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 3 से 4 महीने की उम्र पर ये जो रिफ्लेक्स है ये डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में 3 से 4 नहीं है, तो हम इससे सबसे नियर बाई ऑप्शन 5 to 6 मंथ्स है, इसे सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, along with persistent crushing chest pain, which signs symptoms would make the nurse suspect that client is experiencing a myocardial infarction? अगर किसी पेशेंट को लगातार क्रशिंग चेस्ट पेन हो रहा है और इसके साथ नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग हो रही हो, तो एज अ नर्स आप ये अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है इस व्यक्ति को मायोकार्डियल इंफ्राक्शन आया है, हार्ट अटैक आया है। ऑप्शन 1, मिड एपिगैस्ट्रिक पेन एंड पायरोसिस। अगर पर्सन मिड एपिगैस्ट्रिक एब्डोमेन एरिया में पेन की कंप्लेन करे, हर्ट बर्न की कंप्लेन करे तो, या फिर डायफोरेसिस एंड कूल क्लैमी स्किन, उसे देखने पर उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो यानी पसीना निकल रहा हो और उसकी स्किन टच करने पर एकदम कूल हो, ठंडी हो तो, या फिर इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन एंड पैलर, पेशेंट को चलने पर दर्द हो साथ ही साथ उसकी स्किन एबनॉर्मल कलर की हो जाए या कलरलेस हो जाए, डल हो जाए। ऑप्शन 4, जुगुलर वेन डिस्टेंशन एंड डिपेंडेंट एडिमा। इस व्यक्ति में जो जुगुलर वेन्स हैं, नेक के आसपास की जो वेन्स हैं वो फूल जाएं, साथ ही साथ डिपेंडेंट एडिमा मौजूद हो यानी जब वो पैर लटका कर बैठे तो उसके पैरों में एडिमा हो जाए। डिपेंडेंट एडिमा का मतलब होता है शरीर का कोई भी हिस्सा जिसे आप लटका कर बैठे हैं वहां पर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाना, एडिमा आ जाना, इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट एनिमा। इन चारों ऑप्शंस के साथ चेस्ट पेन होना मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को बताता है। सेलेक्ट द परफेक्ट वन। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप जब ड्यूटी पर होंगे, अगर कोई पर्सन सीवियर चेस्ट पेन की कंप्लेन लेकर हॉस्पिटल में आया और देखने पर उसके चेहरे पर पसीना आ रहा है, स्किन टच करने पर ठंडी हो, तो समझ जाइएगा उसे मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, उसे तुरंत केयर प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है एंजाइना पेक्टोरिस और एक होता है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। दोनों में फर्क क्या है? अगर हॉस्पिटल में आया पेशेंट, चेस्ट पेन की कंप्लेन लेकर आया पेशेंट और आपने उसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट दी, एनटीजी दी और इस टैबलेट को सबलिंगुअली देने के बाद अगर पेशेंट के चेस्ट पेन में रिलीफ हो जाए तो ये कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस है। अगर 3 बार नाइट्रोग्लिसरीन 15 मिनट के अंदर देने के बाद भी उसका चेस्ट पेन रिलीव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है उसे हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है। इसके अलावा जब पेशेंट में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होता है तो उसका पेन चेस्ट एरिया से शुरू होकर नेक,
जॉ और लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट आर्म तक रेडिएट होता है। इस चीज को समझिएगा, हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और इसे हार्ट अटैक आया, तो इसमें जो हार्ट अटैक का पेन होगा वो चेस्ट एरिया से शुरू होकर उसकी नेक तक जाएगा, उसके बाद नेक से फिर उसके बाद लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट हैंड में, इस तरह से आगे की तरफ रेडिएट होगा। तो ये मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। आप पेशेंट को देखिए, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना आ रहा है, स्किन ठंडी है और पेन चेस्ट एरिया से लेफ्ट जॉ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्म की तरफ यदि फैल रहा है तो कंफर्म एमआई का अटैक आया है। यहाँ पर ऑप्शन 4 के अंदर जो जुगुलार वेन डिस्टेंशन बताया गया है, डिपेंडेंट एडिमा बताया गया है, ये बेसिकली आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलता है। जुगुलार वेन्स का डिस्टेंशन राइट साइडेड हार्ट फेलियर कंडीशन होने पर देखने को मिलता है और ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, नोट करिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are complications associated with oxygenation except, नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से एक को छोड़कर ऑक्सीजन की वजह से होने वाला कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कौन सा है वो आपको बताना है। प्यू डी ऑरेंज, पॉल बर्न इफेक्ट, लॉरेन स्मिथ इफेक्ट, रेटिनोपैथी ऑफ मैच्योरिटी। इनमें से कौन सी कंडीशन ऑक्सीजन के कारण नहीं होती, ये आपको बताना है सिंपली। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्यू डी ऑरेंज। यहां पर प्यू डी ऑरेंज जो वर्ड लिखा गया है वो बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, जिसका मतलब होता है पील ऑफ ऑरेंज। पील ऑफ ऑरेंज, जब आप ऑरेंज खाते हैं, संतरा खाते हैं, तो उसका छिलका निकालते हैं, उसे पील ऑफ करते हैं, तो ऑरेंज के जो कवर होता है उसके ऊपर हल्के हल्के गड्ढे बने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, जो संतरा होता है, ऑरेंज होता है, उसकी स्किन को गौर से देखने पर उसमें छोटे छोटे से गड्ढे बने होते हैं। इसे आप प्यू डी ऑरेंज के नाम से जानते हैं। और ये जो कंडीशन है ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर देखने को मिलती है। जिन वुमेन्स को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्टेड ब्रेस्ट पर देखने पर छोटे छोटे गड्ढे नुमा संरचना बनी होती है, जो कि ऑरेंज के छिलके के समान होती है। इसी वजह से इस कंडीशन को हम प्यू डी ऑरेंज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं रिमेनिंग टर्म्स की, जो कि ऑक्सीजन के कारण होने वाली कंडीशंस हैं। अगर किसी क्लाइंट को आप ऑक्सीजन दे रहे हैं और उसे ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, और अगर इस ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाए, सीएनएस अफेक्ट हो जाए, तो ये पॉल बर्न इफेक्ट कहलाता है। अगर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी के कारण क्लाइंट का पल्मोनरी सिस्टम प्रभावित हो जाए, लंग्स प्रभावित हो जाए, तो ये कंडीशन लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। और अगर आपने किसी प्री मैच्योर बेबी को 100% ऑक्सीजन दे दिया तो इसके कारण उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, रेटिनोपैथी। इसे ही हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी के कारण होती हैं, जबकि ऊपर वाली जो कंडीशन है वो कैंसर के समय देखी जाने वाली कंडीशन है। Next question is,
The most serious complication of meningitis in young children is, यंग चिल्ड्रंस में मेनिंजाइटिस का सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? एपिलेप्सी, ब्लाइंडनेस, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। इसके बारे में हल्की सी जानकारी लिए जाए तो हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके चारों तरफ 3 लेयर्स पाई जाती हैं जो कि इसे घेर कर रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। इन तीनों लेयर्स को हम मेनिंजियल लेयर के रूप में जानते हैं। अगर इन मेनिंजियल लेयर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए और इसमें इन्फ्लामेशन यदि आ जाए तो ये कंडीशन मेनिंजाइटिस कहलाती है। ये 3 लेयर जो होती हैं, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम पाइया मैटर कहते हैं, बीच वाली को एरेक्नोइड मैटर और बाहर वाली को ड्यूरा मैटर। इन तीनों में से किसी भी लेयर में इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन यदि होती है तो ये कंडीशन मेनिंजाइटिस कहलाती है। और यंग चिल्ड्रंस के अंदर मेनिंजाइटिस होने के बाद सबसे ज़्यादा जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो होता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को आप हिंदी में मिर्गी रोग के नाम से जानते हैं या फिर आप इसे सीजर कह सकते हैं, सीजर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a health promotion nursing diagnosis? इनमें से हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बनाया गया नर्सिंग डायग्नोसिस का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? हेल्थ प्रमोशन के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा ऑप्शन है, ये आपको बताना है। हाइपरथर्मिया, इम्पेयर्ड मेमोरी, रिस्क ऑफ फॉल्स, readiness of enhanced self-care. The right answer is option D. हेल्थ प्रमोशन का क्या मीनिंग होता है, इसे समझिएगा। हेल्थ प्रमोशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को उसकी हेल्थ बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करना या किसी व्यक्ति का उसकी हेल्थ को सुधारने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ ट्यूनिंग करना हेल्थ प्रमोशन कहलाता है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की केयर यानी सेल्फ केयर करने के लिए एबल हो, तैयार हो, तो इसे आप हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस कहेंगे। हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर हेल्थ एंड टू improve health. Next question is, intradermal injection given at an angle of। अगर किसी क्लाइंट में आपको इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाना है तो इसे कितने डिग्री एंगल से इंसर्ट किया जाता है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। We will give this question 5 star. यस एग्जैक्टली, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है 15 डिग्री एंगल से लगाया जाता है। इससे संबंधित और पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। 15 डिग्री एंगल से आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं, 30 डिग्री एंगल से आप इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं, 45 डिग्री एंगल से आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं और 90 डिग्री एंगल से आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिजीज कंडीशन a boot shaped hurt is seen in chest x-ray?
इनमें से किस कंडीशन में आपको चेस्ट एक्सरे करवाने पर बूट शेप हर्ट दिखाई देगा? बूट शेप हर्ट का मतलब है जो आप हाई नेक वाले जूते पहनते हैं, इन्हें बूट कहा जाता है। पैरों में जो हाई नेक वाले आप जूते पहनते हैं, शूज पहनते हैं, इन्हें हम बूट कहते हैं। और कुछ ऐसी हर्ट की स्ट्रक्चर इनमें से किस कंडीशन में देखने को मिलेगी चेस्ट एक्सरे करवाने पर? ऑप्शन 1 पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ऑप्शन 2 ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ऑप्शन 3 ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ऑप्शन 4 टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। The right answer is option 4 tetralogy of Fallot. टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कंडीशन में चेस्ट एक्सरे करवाने पर हर्ट बूट शेप आकार का देखने को मिलता है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, इसके अंदर 4 हर्ट कंडीशंस होती हैं। इसे भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं ये। सबसे पहले होती है पल्मोनरी स्टेनोसिस। सेकंड कंडीशन होती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। थर्ड कंडीशन आती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। और लास्ट में आता है ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। इस तरह से ये 4 कंडीशंस यदि किसी बच्चे में एक साथ मौजूद हों तो इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कंडीशन कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, An example of cervical skeletal traction device is, अगर किसी क्लाइंट की रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल एरिया के अंदर चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो इस जगह पर जो ट्रैक्शन लगाया जाता है हीलिंग पर्पस के लिए, उसे क्या कहा जाता है? सर्वाइकल स्केलेटल ट्रैक्शन डिवाइस का नाम आपको बताना है। हेलो डिवाइस, बर्क्स ट्रैक्शन, थॉमस स्प्लिंट, क्रैमर वायर स्प्लिंट। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉरसेट एग्जाम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हेलो डिवाइस। अगर किसी क्लाइंट के सर्वाइकल एरिया के अंदर इंजरी होती है तो प्रॉपर मैनेजमेंट ना अगर मिले पेशेंट को तो इससे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो सकता है और क्लाइंट की डेथ हो सकती है। तो सर्वाइकल एरिया को इमोबिलाइज रखने के लिए हॉलो डिवाइस नाम के स्केलेटल ट्रैक्शन डिवाइस का उपयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।